आ रहा है, रेंज सही है। सर रेंज इधर की बहुत आगे है, मतलब आगे इसको आगे शिफ्ट करिए। ठीक, अभी भी है स्पेस। ठीक है, चलिए। अच्छा बेटा, हम लोग कैपेसिटर में बेटा देखिए, कैपेसिटर अभी फिनिश कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जैसा कि पहले से मुझे पता है बहुत अच्छे से कि आपने सवाल तो बनाया नहीं होगा। कैपेसिटर क्वेश्चन बनाए हो? चलो मैं अपनी तरफ से कुछ सवाल कराऊंगा, है ना। पहले मैं अपनी तरफ से कुछ सवाल कराऊंगा। सर पहले सवाल करेंगे या फिनिश करेंगे? पहले कंप्लीट करेंगे। अब सही है। हाँ भाई बेटा प्लीज, अरे बातें नहीं करो। चलो अब सबसे पहली बात तो बेटा यहाँ पर मान लो जैसे कैपेसिटर के अंदर प्लेट्स के बीच में प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को ऐसे भर दे। देखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक को ऐसे भर दे, ये K1 और ये K2। भाई सुन लीजिए प्लीज। अब यहाँ पर बेटा डाइलेक्ट्रिक को ऐसे भर दें और हमसे कहा जाए कि भैया चलिए कैपेसिटी इसकी बताइए। हम लोग इसकी कैपेसिटी कैसे बताएंगे? मान लीजिए प्लेट एरिया A है ना। तो देखिए एक ऊपर आधे के पोर्शन में ऊपर भरा हुआ है और लोअर हाफ में ये भरा हुआ है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम समझेंगे दो कैपेसिटर इन पैरेलल। दो कैपेसिटर हम क्या समझेंगे बेटा? पैरेलल में। इसे C1 समझ लो और इसे C2, ठीक है भाई, बात नहीं करो। अब यहाँ पर बेटा C1 की वैल्यू क्या होगा? देखो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, K एप्सिलॉन नॉट A by D। तो K कितना है? K1 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया आधा आधा होगा। A by 2 ये है और A by 2 ये है, आधा आधा एरिया है। तो A by 2 D, D इज द प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए C2 की वैल्यू क्या होगा? C2 इधर वाला पोर्शन ये बेटा, सोचिए यहाँ से अगर पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक से भरा है तो K2 एप्सिलॉन नॉट A by 2 D, ये समझ में आया? तो C1 और C2 दोनों हमने सॉल्व कर लिया। अब बताओ पैरेलल में है ना, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या लिखेंगे? तो C1 प्लस C2 में एप्सिलॉन नॉट A by 2D कॉमन, K1 प्लस K2। रुकिए भाई रुकिए, तो एप्सिलॉन नॉट A by 2D ब्रैकेट में K1 प्लस K2। रुको आराम से सुनो। अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने बोला कि नहीं यार दो डाइलेक्ट्रिक नहीं 3 डाइलेक्ट्रिक है, 1 2 एंड 3 डाइलेक्ट्रिक, एरिया सेम है, A by 3 दो डाइलेक्ट्रिक भरा है तो A by 2 3 डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं A by 3 तो उस केस में कैपेसिटी क्या होगा? यानी फॉर एन कैपेसिटर बताइए बेटा कैपेसिटी क्या होगा? अच्छा एक मिनट ऐसे सोचिए, K1 एप्सिलॉन नॉट A by 2D नहीं लिखेंगे, A by n लिखेंगे। अगर n डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो एरिया भी n पार्ट में डिवाइड होगा, A by n। यहाँ भी लिखेंगे A by n, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो अगर मैं A by एप्सिलॉन नॉट A by n D कॉमन हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के बेटा उस केस में आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन n D, और ब्रैकेट में K1 प्लस K2 प्लस n तक लिखेंगे प्लस Kn। ऐसे करके ये कैपेसिटी जब इन डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो कैपेसिटी ऐसे देखिए भैया, बातें नहीं की। कल मनोज छुट्टी पर था, डेली आया करो बेटा, एब्सेंट मत किया करो। बाहर चला गया था। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेना प्लीज।
मिटा दो बेटा। आवाज आ रही है पीछे तक? आवाज आ रही है? थोड़ी सी कम। मुझे भी ऐसा लग रहा है भैया तुमने बढ़ाया नहीं यार, थोड़ा सा हल्का बढ़ा देना। पीछे वाले बेंच के बच्चे आवाज आ रही है क्या? बेवकूफो जब नहीं आ रही थी तो पहले क्यों नहीं बोला? हाँ भाई, हाँ अब सही है, अब सही है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आ रही है? हाँ ठीक। मिटा दूं? भैया बातें नहीं करो। इधर सुनो बेटा, इधर सुनो। हमने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को भरा और उसके बाद कैपेसिटी के बारे में बात करा। आराम से समझना। अभी यहाँ पर बेटा ध्यान से समझिएगा, इफेक्ट ऑन, आराम से सुनिएगा, इफेक्ट ऑन Q, C, V, E एंड U। देखिए ध्यान से सुनिए, इस तरह का अगर कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन आया, Q चार्ज ऑन द कैपेसिटर, C कैपेसिटी, V पोटेंशियल डिफरेंस, E इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड U इज द एनर्जी। जैसे मान लो बेटा अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन हो कि कैपेसिटर है, इसको मैंने सेल से कनेक्ट किया और इसको मैंने चार्ज कर दिया, ठीक है भाई, चार्ज हो गया ये पॉजिटिव नेगेटिव कैपेसिटी C। अगर हमसे सवाल कहेगा बेटा कि सेल को मैंने कनेक्ट करके रखा, सेल को डिस्कनेक्ट नहीं करा, सेल को कनेक्ट करके रखा और उसके बाद कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इसका सेपरेशन मैंने बढ़ाया। ध्यान से सुनना, अगर सेपरेशन बढ़ाना शुरू कर दें प्लेट्स के बीच का, है ना, सेल कनेक्टेड है, सेल रिमेन कनेक्टेड, सेल रिमेन कनेक्टेड। यहाँ देखिए बेटा सेल को मैंने हटाया नहीं, सेल ऑलरेडी पहले से जैसे कनेक्ट था वैसे ही अभी भी है। तो कह रहा है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर C पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर, E पर और U पर क्या असर पड़ेगा। देखिए अगर कभी भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान या कहीं पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर कभी भी कैपेसिटर का को सेल से जोड़ के रखिएगा बेटा, तो यहाँ पर प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि अगर ये 10 वोल्ट का सेल है, अगर आप यहाँ पर प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बदलेंगे, जैसे यहाँ पर क्या करा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, अगर बढ़ाया जाएगा तो कैपेसिटी जो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है ना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, तो D अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटी डिक्रीज करेगा। ये बात तो क्लियर हो गया कि कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होगा। देखिए जो मेन पॉइंट है जो आपको समझ के चलना है कि कभी भी सेल कनेक्ट करके रखेगा तो सेल क्या करता है, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखेगा। कोई भी चेंज करोगे ना तो फट से चार्ज दे देगा या चार्ज यहाँ से आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच का बना के रखेगा बिल्कुल। अगर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है तो यहाँ पर 10 वोल्ट रहेगा। आप प्लेट्स के सेपरेशन बढ़ाते रहो लेकिन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 का 10 ही रहेगा। यानी सेल जब भी कनेक्ट करके रखेगा बेटा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, आपको जब भी ऐसा मिले सेल कनेक्टेड है, प्लेट्स को बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है, बस समझ जाना कि सर पोटेंशियल डिफरेंस पहले कांस्टेंट कर लो। क्लियर। अब आ जाइए चार्ज पे। तो बेटा चार्ज के लिए आप क्या फॉर्मूला सोचेंगे, Q बराबर CV। अगर आप Q बराबर CV वाला फॉर्मूला सोचें, मैं बोलूँ V कांस्टेंट है, तो कैपेसिटी अगर घटेगा तो चार्ज भी क्या होगा, घटेगा। तो हम बोलेंगे सर चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा। अब ये बात समझ में आ गई कि Q, C और V क्या क्या होगा। ये मेन पॉइंट, की पॉइंट क्या होता है कि सेल कनेक्ट रखेंगे तो कांस्टेंट क्या लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो फॉर्मूले हैं, देखिए ध्यान से। हम लोग जानते हैं प्लेट्स के बीच में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके दो फॉर्मूले, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए या इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। दो फॉर्मूले, भैया बात नहीं करो, है बात है बात। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या V अपॉन D, है ना। अगर आप यहाँ से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है ना, और D क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, तो फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फील्ड यहाँ से समझ में आ रहा है डिक्रीज, इससे चाहे तो इससे कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सिग्मा क्या चार्ज अपॉन एरिया होता है,
अब चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो चार्ज डिक्रीज होगा तो सिग्मा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। बोलो क्लियर। तो अब आइए एनर्जी, यहाँ पर सुनिएगा। अब आइए एनर्जी। तो एनर्जी के हमारे पास कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले। तीनों फॉर्मूले बोलिए, हाफ CV², हाफ QD और दूसरा तीसरा Q²/2C। हम बेटा इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करें? हम वो फॉर्मूला, एक मिनट, वो फॉर्मूला यूज करें जिसमें कोई एक क्वांटिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर QCV में कौन कांस्टेंट है, V। तो हम वो फॉर्मूला लेंगे जिसमें V आ रहा है। जैसे पहला ही समझ लो, हाफ CV²। हम बोलेंगे सर 1/2 कांस्टेंट, V कांस्टेंट। कैपेसिटी डिक्रीज हो रहा तो एनर्जी भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर सर कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। अच्छा एक बात ये पूरा समझ में आ गया। अच्छा अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, रुकिए लिखिएगा नहीं है। अच्छा मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कहीं पर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दे कि क्या सेल इस दौरान जब ये कैपेसिटर के प्लेट्स को सेपरेशन बढ़ाया जा रहा है तो क्या सेल चार्ज सप्लाई देगा या सेल को वापस चार्ज मिलेगा? जल्दी बताओ। मिलेगा। सेल को वापस चार्ज मिलेगा या सेल चार्ज सप्लाई देगा? तो हम बोल रहे हैं सर देखिए क्यू डिक्रीज हो रहा है। कैपेसिटर पर चार्ज डिक्रीज कैसे होगा, जब ये चार्ज सेल को देगा। अगर ये देगा तो फिर तो चार्ज और बढ़ जाएगा, जबकि चार्ज घटने के लिए चार्ज को सेल को देना पड़ेगा। अच्छा बताइए यहाँ वर्क डन बाय द सेल होगा कि वर्क डन ऑन द सेल होगा? यहाँ वर्क डन ऑन द सेल होगा। जब सेल चार्ज भेजता है तो बोलते हैं वर्क डन बाय द सेल। यहाँ चार्ज सेल को वापस मिल गया तो बोलते हैं वर्क डन ऑन द सेल। बोलो क्लियर। नहीं आया। अच्छा ये बताओ सेल से चार्ज निकलेगा या सेल को चार्ज मिलेगा? अभी 10 कूलम था, प्लेट्स की वजह से सेपरेशन बढ़ा कितना होगा 9। तो 1 कहां गया, 1 कहां गया? सेल को वापस मिल गया। 1 कूलम चार्ज इधर आ गया, तभी तो 10 से 9 होगा। अब सेल चार्ज जब भेजता है तो वर्क डन बाय द सेल बोलते हैं। जब चार्ज सेल को मिल गया तो वर्क डन ऑन द सेल बोले। अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है भाई। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये चार्ज भेजता है तो वर्क डन बाय कहते हैं, जब इसको चार्ज मिलेगा तो वर्क डन ऑन कहते हैं। वर्क डन ऑन द सेल। मान लो 1 कूलम चार्ज यहाँ से सेल को मिल गया तो मान लो सेल उल्टा एनर्जी भेजा नहीं, सेल को एनर्जी मिला, सेल पे वर्क हो गया। लिखिए तुमने कॉलेज पीना शुरू किया? हाँ भाई आराम से। हो गया? एक बड़ा बेटा हाँ भाई अब देखो बड़ा जल्दी लिख लो। अच्छा बेटा आप ध्यान दीजिए, इधर सुनो। अच्छा बेटा ध्यान दो, इधर इधर प्लीज, इधर सुनो। अच्छा देखिए ये कैपेसिटर है, सेल से कनेक्ट कर दिया, क्या कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? चार्ज आ गया। अब हमने क्या करा, सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया, सेल को खोल के हटा दिया। अब ये हमारे पास चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है। सेल इज डिस्कनेक्टेड, सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया।
ठीक है बेटा। और अब यहाँ पर प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ाया जा रहा है। अब की बार सेल नहीं जुड़ा हुआ है, सेल से कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया और फिर सेल को हटा दिया गया। अब हम प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ा रहे हैं। सही है, डेली आपका वही रूटीन है, आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। वहीं बैठेगा या कहीं जाइएगा इधर उधर, देखते हैं, एक मौका देते हैं आपको। देखिए, तो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन अगर बढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पर बेटा जब भी आप ऐसा देखें कि सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है तो सेल पर जो चार्ज है वो कहीं फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी सेल पर जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आपसे बोलता है कि सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया और प्लेट्स जो है वो फ्री है, बिल्कुल कोई सर्किट कंप्लीट ही नहीं कि चार्ज कहीं जा सके, तो वहां पर बेटा हम बोलेंगे कैपेसिटर पे चार्ज क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। अब आइए कैपेसिटी को इससे कोई मतलब नहीं कि सेल जोड़ो या नहीं जोड़ो, कैपेसिटी प्लेट्स के सेपरेशन पर डिपेंड करता है। सेपरेशन बढ़ा जा रहा है तो कैपेसिटी घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, यानी यहाँ पर कैपेसिटी डिक्रीज है। अब आइए पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम Q बराबर CV के फॉर्मूले से सोचें, ये कांस्टेंट हो गया, कैपेसिटी में डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ता पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्लेट्स के बीच में इंक्रीज करेगा। क्लियर। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दो फॉर्मूला है, या तो V/D या इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0। अब एक बात समझिए, इसमें थोड़ा सा समझ दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है और D भी चेंज हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, D भी इंक्रीज हो रहा है, तो पता नहीं चलेगा कि रेशियो कांस्टेंट आएगा कि चेंज वेरिएबल आएगा। यहाँ से देखिए बहुत सिंपल समझ में आ रहा है, E बराबर σ/ε0। ε0 क्या बेटा, कांस्टेंट, सिग्मा यानी चार्ज, चार्ज क्या बेटा, कांस्टेंट, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। अच्छा, तो सेकंड वाला फॉर्मूले से फील्ड पता चल गया ये कांस्टेंट है। एनर्जी के कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले, हाफ CV², हाफ QV और Q²/2C। हम कौन सा फॉर्मूला प्रीफर करें, जिसमें Q आ रहा है, जिसमें एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ QV पकड़ लो। अच्छा एक बात बताइए, चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट, हाफ क्या है, कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, तो यानी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस। बोलो क्लियर, पहुंचो। बेटा बात नहीं करो प्लीज। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। मिटाए, थर्ड पॉइंट, मान लो बेटा कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक लेके आते हैं। ध्यान देना बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक लेके आ रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और सेल को कनेक्ट करके रखे हुए हैं। सेल रिमेन कनेक्टेड, सेल रिमेन कनेक्टेड। अब यहाँ पर बेटा क्या होगा, चार्ज, कैपेसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, फील्ड, एनर्जी। चलिए एक काम करते हैं, पहले मुझे बताइए, जब हम डाइलेक्ट्रिक भरेंगे इस तरह से कि पूरा भर जाएगा, प्लेट्स के बीच के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, बताओ कैपेसिटी पर क्या असर पड़ेगा, बल्कि कितना हो जाएगा, K टाइम्स, पहले C था, डाइलेक्ट्रिक K भर दोगे तो KC हो जाएगा,
अच्छा, सेल कनेक्टेड है तो क्या कांस्टेंट होगा, चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, V के इक्वल ही रहेगा। अब बताइए चार्ज अगर Q बराबर CV होता है, V कांस्टेंट, अब कैपेसिटी बढ़ रहा है तो चार्ज भी क्या होगा, कैपेसिटी कितना टाइम्स हो गया, K टाइम्स, तो चार्ज भी क्या होगा, K टाइम्स, तो K Q। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा दो फॉर्मूले, एक तो V अपॉन डी, पहले सोचे क्या D बदल रहा है, नहीं, प्लेट्स का सेपरेशन नहीं बदल रहे हैं, मीडियम बदल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक लेके आ रहे हैं, D सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, फील्ड इज कांस्टेंट। अरे बताओ, या फिर आप बोलेंगे सर दूसरे फॉर्मूले से बताओ, E बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई, पहली बात जब हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लेके आएंगे तो क्या मीडियम एयर रहा, एयर तो नहीं रहा ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, तो फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे, क्योंकि जहां एप्सिलॉन नॉट और के का मल्टीप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे, दरअसल कोई भी मीडियम रहेगा उसका अपना एक परमिटिविटी होती है, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एप्सिलॉन जो होता है के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखिए बेटा, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया होता है, चार्ज कितना है के क्यू, और अपॉन एरिया, ठीक है, के से के कट गया, तो यानी इनिशियल वाला जो फील्ड था उसी के बराबर आ गया, क्यू बाई ए सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया समझ में? तो हम यहाँ पर बोलेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस फॉर्मूले से सोचो या फॉर्मूले से सोचना ज़्यादा इजी है, इससे भी प्रूफ हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुल मिला करके बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी बताओ, कांस्टेंट रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। आइए अब एनर्जी की बात करें, एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला लेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी ले लो, क्यों लेंगे क्योंकि V कांस्टेंट है, इसे फॉर्मूले में V आना जरूरी है, हाफ क्यू भी पकड़ लें, V कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, चार्ज बढ़ा या घटा, बढ़ा, तो एनर्जी भी, चार्ज कितना टाइम्स हो गया, एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, के यू हो जाएगी। आ जाए इसमें बेटा ये पॉइंट भी सीख लीजिए, अगर मान लीजिए कैपेसिटर को चार्ज किया और फिर सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया है ना, और उसके बाद यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक लेकर आ रहे हैं, अब डाइलेक्ट्रिक लेकर आ रहे हैं, आपको बताना है क्यू सी बी ई यू पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, पहले बताइए कांस्टेंट क्या रहेगा, पहले ये बता दीजिए, चार्ज कांस्टेंट है कंफर्म, हाँ, क्योंकि सेल डिस्कनेक्टेड है तो ओपन टर्मिनल है, चार्ज कहीं फ्लो नहीं हो पाएगा, चार्ज कांस्टेंट। चलिए कैपेसिटी बताइए, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, K टाइम्स C। पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, देखिए Q बराबर CB वाला फॉर्मूला सोचिए, ठीक है, चार्ज कांस्टेंट है तो C अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, और जानते हो C के टाइम बढ़ेगा तो वोल्टेज के टाइम इंक्रीज होगा, जैसे इसमें K का मल्टीप्लाई होगा इसमें K का डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो Q बराबर रहेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिक्रीज करेगा V/K। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज, कितना हो जाएगा V/K। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास दो है, एक तो है V/D या इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, चलेगा। चलिए पहले V/D से देखें,
E कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ, K टाइम डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। ये समझ में आ गया, फील्ड E बाई K हो जाएगा, नया फील्ड E बाई K हो जाएगा। यहाँ से आइए, देखिए चार्ज कांस्टेंट है तो डेंसिटी भी कांस्टेंट हो गया। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पहले फील्ड हुआ करता था, अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में K का मत डिवाइड हो रहा है नीचे, E बाई K हो जाएगा। इसका मतलब फील्ड हमें हर हाथ में समझ में आ रहा है कि E बाई K होगा। पहले बताओ बेटा, ये समझ में आया? सही से बताना। चलिए अब एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, जल्दी बताइए। हाफ क्यू बी, अच्छा चलिए हाफ क्यू बी लेते हैं। हाफ क्यू कांस्टेंट हो गया, क्यू भी कांस्टेंट है ना क्योंकि सेल कनेक्ट नहीं है। अब बी अगर इंक्रीज है डिक्रीज है? डिक्रीज, एनर्जी भी डिक्रीज। अब कितना डिक्रीज? हाँ, K टाइम्स डिक्रीज है, मतलब 1/K से मल्टीप्लाई होगा, K से डिवाइड। आराम से किताबें छोड़ दो, अरे अजय हाँ बहुत बातें कर रही है, पलट पलट के पीछे बातें कर रही है, आराम से। लगता है गार्गी से बात दुश्मनी हुई क्या? हो गई क्या? हाँ साहब, अब कुछ अच्छे नहीं लगे, मतलब ठीक है। देखो बेटा देखो, कुछ अजय तुम्हें कुछ मुंह तोड़ जवाब देना हो तो तुम दे सकती हो, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो बेटा यहाँ पर हमने ये टॉपिक पढ़ा, अरे सुन लो, अरे तुम्हारे काम की बात, इस टॉपिक का यूज ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, है ना? ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल हम लोग इसे करेंगे। आइए लिखते हैं कोरोना डिस्चार्ज। आराम से आइए कोरोना डिस्चार्ज पढ़े। देखिए हाँ भाई आराम से आराम से। अब यहाँ पर बेटा कोरोना डिस्चार्ज क्या है इसे समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, मुंडी पर रख के ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट पॉइंट, देखिए भाई, देखिए कोरोना डिस्चार्ज आप समझ जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिए। मान लीजिए बेटा कभी भी दो स्फीयर आपको दिया जाए, दो स्फीयर हो, दो मेटेलिक स्फीयर हो, ये, और इन्हें चार्ज दे दिया जाए, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, और बेटा आपसे बोले कि वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना? बिल्कुल आराम से सुनना। एक मेटेलिक वायर जोड़ दिया, ध्यान रहे बेटा इनके और इनके बीच की दूरी अच्छी खासी है, काफी है, कुछ नहीं बोलता तो मान के चलेंगे अच्छी खासी दूरी आइसोलेटेड की तरह है, बस एक लॉन्ग वायर इन दोनों को जोड़ रहा है। अब हमसे बोला जाएगा क्या इसमें चार्ज की शेयरिंग होगी, तो बोलेंगे यस, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, चार्ज हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। अब भैया पर किस पे चार्ज हाई होगा, पोटेंशियल किसका हाई होगा, तो हम यहाँ पर सरफेस का पोटेंशियल देखते हैं कि अगर इस पे Q चार्ज है, रेडियस R है, तो सरफेस का पोटेंशियल KQ/R देखते हैं, है ना? यहाँ पर भी सरफेस का पोटेंशियल KQ/R देखते हैं, जिसका पोटेंशियल बड़ा रहेगा चार्ज वहां से फ्लो करेगा। अब देखिए मान लीजिए चार्ज यहाँ पर ये बड़ा है, तो चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है, और फ्लो करते करते फाइनली दोनों का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक? अब मान लीजिए चार्ज का फ्लो बंद हो गया,
अब फाइनली इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल हो गया। अगर हम बोले कि बेटा इसका पोटेंशियल फाइनली V1 है और इसका पोटेंशियल फाइनली V2 है, तो इट इज वेरी क्लियर कि आफ्टर शेयरिंग द फाइनल पोटेंशियल V1 एंड V2 आर इक्वल। अरे बोलो क्लियर है? V1 एंड V2 आर इक्वल। अच्छा बेटा V सरफेस का पोटेंशियल, सरफेस पर पोटेंशियल होता है KQ/R, या मैंने बहुत पहले पढ़ाया था सिग्मा R/ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था सरफेस पर सिग्मा/ε0 और पोटेंशियल पढ़ाया था सिग्मा इनटू रेडियस अपॉन ε0। तो मान लीजिए इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। इस पे चार्ज की डेंसिटी सिग्मा 1, इस पे चार्ज की डेंसिटी सिग्मा 2 है। आप यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा 2 R2 अपॉन ε0। ε0 से ε0 कट गया, यानी आप यहाँ पर बोलेंगे सिग्मा 1 R1 बराबर सिग्मा 2 R2। ध्यान दीजिए बेटा, इट इज वेरी क्लियर कि सिग्मा 1 R1 बराबर सिग्मा 2 R2। यू कैन से सिग्मा इनटू R विल बी सेम। पहले स्फीयर का सिग्मा इनटू R, दूसरे स्फीयर का सिग्मा इनटू R इक्वल यानी कांस्टेंट है, यानी सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, है ना? आप नीचे ले जाएंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में आ गया। अगर मैं आपसे इतना ही सवाल पूछूं बेटा, इन दोनों स्फीयर में किस पे सिग्मा ज्यादा मिलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे ज्यादा मिलेगा, जल्दी बताओ। तो हम बोलेंगे सर जिसका रेडियस कम है, R2 का रेडियस कम है, रेडियस कम है तो सिग्मा क्या होगा, ज्यादा। दूसरा सवाल बताओ बेटा, किसके सरफेस पर फील्ड बहुत बड़ी होगी, यहाँ या यहाँ? किसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी? फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे फील्ड बड़ी होगी, क्योंकि सरफेस पर फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा/ε। रेडियस बड़ा तो सिग्मा कम, फील्ड सिग्मा/ε में फील्ड कम। यहाँ फील्ड को सरफेस पर होता है सिग्मा/ε। सिग्मा बड़ा है, क्यों बड़ा है? क्योंकि रेडियस कम है, रेडियस कम होने से सिग्मा बड़ा हो जाता है, सिग्मा बड़ा होने से फील्ड क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। नहीं आया समझ में? पोटेंशियल बराबर होगा लेकिन फील्ड बड़ा यहाँ होगा, यहाँ कम होगा। डेंसिटी चार्ज की यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी। क्लियर हुआ? वो अच्छा वो कह रही है। अच्छा भाई सृजन का बड़ा लॉजिक सा पॉइंट है। ये कहाँ लिखा है कि R2 छोटा है? मैंने सोचा कि आप शायद देख करके समझ रहे हो, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। सृजन बोले ये कहाँ लिखा है कि R2 छोटा है? पॉइंट टू बी नोटेड भाई। देखने वेखने में जो लगे, लिखा हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर तो हम नहीं मानेंगे। लिखो बेटा यार, लॉजिकल पॉइंट कहती है सृजन। आराम से लिख पड़े। चलिए ध्यान देते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट इसमें समझते हैं। देखिए इधर सुनिए, इधर इधर मैं इधर हूं, ध्यान से सुनिए। हाँ बेटा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अच्छा मैच लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर बेटा ये मान लीजिए इस तरह का एक कंडक्टर मैंने सपोज करा। प्लीज सुनिए, इधर सुनिए, आराम से समझिए। मैंने एक कंडक्टर सपोज करा, दिस इज अ कंडक्टर। ध्यान से, मैं इधर हूं, ये कंडक्टर सपोज करा, ठीक।
अब इसमें बेटा मैंने चार्ज दिया तो चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने यहाँ। मजे से बात नहीं करना भाई, बात नहीं करना प्लीज। अब मैंने आपसे बेटा 2 पॉइंट कहा लेने को, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपने बोला ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब मेरा पहला सवाल, ये कंडक्टर है, कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ए और बी में किसका पोटेंशियल बड़ा और किसका पोटेंशियल छोटा? इक्वल होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्या चार्ज की डेंसिटी हर जगह सेम मिलेगी? तो बोलेंगे नहीं सर। हाँ, अगर ये कंडक्टर स्फेरिकल शेप का होता तो चार्ज की डेंसिटी सेम होती। कोई इनडेफिनिट शेप का है तो चार्ज की डेंसिटी सर अलग अलग, कहीं चार्ज ज्यादा होगी कहीं चार्ज कम होगी, और इस तरह से होगी कि एवरी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा। एक मिनट रुकिए, अब आप देखिए बेटा चार्ज की डेंसिटी कहाँ ज्यादा कहाँ कम है, तो ऐसे पता करते हैं। ये जो पॉइंट ए है वो ऐसा लग रहा है कि इस स्फीयर का हिस्सा है, और ये जो पॉइंट बी वो ऐसा लग रहा है इस स्फीयर का हिस्सा है। ए थोड़ा सा फ्लैटनेस थोड़ा सा इसमें ज्यादा है तो ऐसा लगेगा बड़े रेडियस का स्फीयर है। बी में थोड़ा सा कर्वेचर ज्यादा है, थोड़ा शार्पनेस हो रहा है, कर्व ज्यादा है, ऐसा लग रहा है छोटे स्फीयर का हिस्सा है, ऐसा मान सकते हैं। अभी सोच के देखो, अभी पढ़ा 2 स्फीयर है, बीच में एक वायर है जो कि कनेक्ट हो रहा है, पोटेंशियल इसका सेम हो गया। पढ़ा ना भी, मैंने बोला सिग्मा कहाँ बड़ा होगा, तो आप बोलेंगे सर हम लोग जानते हैं सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बताइए रेडियस कहाँ पर ज्यादा है, ए पर या बी पर? ए पर रेडियस ज्यादा तो सिग्मा यहाँ पर, और यहाँ पर यानी सिग्मा ए जो है कम होगा और सिग्मा बी ज्यादा होगा। अच्छा, अगर आप थोड़ा गौर करें तो जहां पर कर्वेचर ज्यादा होता है, कर्व ज्यादा रहेगा, वहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा मिलती है, जैसे बी पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। अच्छा, अगर मैंने बोला ये कोई पॉइंट है सी, ये थोड़ा ज्यादा ही कर्व है, ये थोड़ा ज्यादा कर्व है। अब आप बताइए सी पॉइंट पर क्या आप बी से ज्यादा डेंसिटी देखेंगे? यहाँ पर जितना ज्यादा कर्व होगा उतना ही ज्यादा डेंसिटी होगी। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब एक बात सोच के देखो बेटा बहुत आराम से। चलिए, एक तो ये पॉइंट समझ में आया, एक ये पॉइंट समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगा, ए पर और बी पर में कहाँ ज्यादा बड़ा होगा? क्योंकि जहां सिग्मा ज्यादा वहां पर फील्ड भी ज्यादा। बोलो क्लियर? अच्छा, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा पॉइंट और, अब इसमें सी भी मैंने शामिल कर लिया, तो बताओ VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC होगा। बताइए सिग्मा ए सिग्मा बी सिग्मा सी में कहां पर सिग्मा ज्यादा? सी पर ज्यादा। क्यों? क्योंकि रेडियस वहां पर बहुत ही कम हो गया। कर्वेचर जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना ही कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां सबसे ज्यादा? सी पर। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे जैसे मेटल की सरफेस में शार्पनेस बढ़ता है, शार्प कॉर्नर या शार्प एज जहां पर होता है, रेडियस उतना ही छोटा होता चला जाता है। अभी देखिए ये कर्वेचर ज्यादा है, ज्यादा कर्व हो गया, रेडियस छोटी हो गई, सिग्मा बड़ा हो गया, फील्ड बड़ा हो गया। अच्छा बताओ बेटा, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहां पर होने के चांसेस ज्यादा है, सी पर, बी पर या ए पर? सी पर। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से बड़ा फील्ड होना चाहिए। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना बढ़ाया था? 3 × 10⁶। तो फील्ड जहां पर ज्यादा है, थोड़ा और चार्ज बढ़ जाए तो फील्ड वहां पर और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना? ये समझो, और कॉर्नर शार्प कर दो कहीं पर, और एक ऐसा पॉइंट हो जहां ज्यादा शार्पनेस है, वहां सिग्मा और ज्यादा बढ़ जाएगा, फील्ड और ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो वहां पर ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि फील्ड जितना ज्यादा बड़ा होगा 3 × 10⁶ से बढ़ने की संभावना बढ़ गई। बोलो क्लियर? तो क्या होता बेटा, जैसी सरफेस पर कहीं मान लीजिए शार्प कॉर्नर है, बिल्कुल शार्प कॉर्नर ऐसे, रेडियस इज लगभग 0, एट दिस पॉइंट नियर द शार्प कॉर्नर क्या होता है बेटा, यहाँ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में एयर क्या हो जाता है, आयंस में डिवाइड हो जाता है, प्लस माइनस आयंस बन जाता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और प्लस को ऐसा लगेगा भेज रहा है, प्लस जो चार्ज है वैसे करके लगेगा निकल रहा है। ऐसा लगता है शार्प कॉर्नर के थ्रू चार्ज निकल रही है। माइनस आएगा तो चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, सरफेस पे चार्ज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बॉडी पर चार्ज कम होगा, ऐसा लग रहा है वो चार्ज उछल करके एयर में आ गया, है ना? यहाँ से फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, निकल रहा है यहाँ से चार्ज, इसीलिए इसे बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज।
कोरोना डिस्चार्ज का मतलब जहाँ पर कोना है, ऐसा समझो, जहाँ पर कोना है वहां से चार्ज निकलेगा, दैट इज कॉल्ड द कोरोना डिस्चार्ज। एक मिनट, कोना पर से चार्ज क्यों निकलेगा? क्योंकि वहाँ रेडियस बहुत ही, अरे रेडियस बहुत ही, रेडियस बहुत ज्यादा कम होने से सिग्मा बहुत ज्यादा होने से फील्ड बहुत, हाँ एकदम फील्ड के लिए फॉर्मूला याद कर लो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ज्यादा फील्ड ज्यादा, बोलो क्लियर। अब फील्ड ज्यादा तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी तो वही होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा? तो कॉर्नर जो कोना होता है वहां पर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है एयर का, और वहां से चार्ज लीक कर जाता है, हम बोलते हैं वहां से चार्ज लीक हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। बोलो क्लियर, पहुंचो। शांत शांति, आराम से। क्या कोरोना डिस्चार्ज समझ में आया? इसीलिए लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो शार्प एज का बनाते हैं, जैसे मंदिर के ऊपर, हाई टावर के ऊपर हम लोग त्रिशूल या शार्प कॉर्नर वाला लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं कि कभी बिजली गिरे तो सीधा सीधा उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर सीधा धरती को चला जाए और मंदिर या बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो। ऐसा बचपन में आपने पढ़ा होगा लाइटनिंग कंडक्टर, पढ़ा था? जब आप 50 साल पहले 12th में रहोगे तो आपने जरूर पढ़ा होगा बेटा। 9th में पढ़ा था, बाकी ने 9th में पढ़ा, 12th में पढ़ा ही नहीं। अरे वाह, सृष्टि तो बचपन से पढ़ती आ रही है, बहुत बढ़िया सृष्टि। इस प्रकार के सवाल आते हैं मुंडी पर करके, नितेश ने नर्स। अच्छा देखिए, इस तरह के सवाल, अरे सुनो, इस तरह के सवाल आते हैं कि आप रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, कार में मान लीजिए, और बिजली चमक रही है, मतलब बारिश हो रही है, बिजली कड़ाके की चमक रही है, तो आप वहां से क्या करेंगे? 4 ऑप्शन देता है बेवकूफ टाइप के। पहला, आप गाड़ी से उतर करके रोड पर खड़े हो जाएंगे। दूसरा, पेड़ के नीचे छिप जाएंगे। तीसरा, बाल नोच करके थूकने लगेंगे। आराम से। और चौथा, सड़क पर लेट जाएंगे। अब बोलिए कहाँ बैठना पसंद करेंगे? कार के अंदर बैठिए, सेफ रहिएगा, ठीक है? क्योंकि वो बिजली हर पॉइंटेड चीज की तरफ अट्रैक्ट होती है, हर शार्प पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट होगी। इसलिए कभी भी कड़ाके की बिजली हो, गिरे हुए दिख जाए तो आप जो है या तो लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो गाड़ी के अंदर बैठ जाइए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आया? देखिए, बस ये लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए बेटा, एट द शार्प कॉर्नर, एट द शार्प कॉर्नर, एट द शार्प कॉर्नर charge leaks out from the body, charge leaks out from the body due to the breakdown in air. Due to the breakdown in air. कोई बात समझ में आ गई बेटा? चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग आराम से। इधर सभी लोग इधर देखो पहले। अच्छा बेटा, अब हम पहले तो जरूरी क्वेश्चन करते हैं जिससे कि
आपको क्वेश्चन बनने लगे। पहली बात तो ये आया, अब कुछ जरूरी प्रश्न करते हैं जिससे कि अब आप सवाल बनाने लायक हो जाए। देखिए ध्यान से, जैसे मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, ठीक है? पहले आप ट्राई करना, कोशिश जरूर करना, कुछ बुद्धि लगाना, फिर समझ में आएगा कि कैसे बनाते हैं, बताएंगे हम। जैसे मान लो बेटा 100 वोल्ट का ये सेल है, ये कैपेसिटर है, 4 कैपेसिटर है, देखिए इस सवाल में यहाँ पर बेटा अर्थिंग किया हुआ है। यहाँ पर क्या किया गया बेटा? अर्थिंग। तो आपको क्या फाइंड करना है? एम और एन के पोटेंशियल। आपको मैं 1 मिनट का वक्त देता हूँ, आप अपना देखिए, सोचिए, दिमाग लगाइए, फिर नहीं बनेगा हम बताएंगे। हाँ, पोटेंशियल ऑफ नहीं ऑफ। चलिए मैं बताऊं? अच्छा चलिए मैं बताता हूं। एक सेकंड मैं हिंट देता हूं, फिर आप ही बताना आराम से। पहली बात तो बेटा, हम लोग के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन बैठा रहता है कि अर्थिंग है सर, यानी या तो चार्ज इधर से अर्थ से इधर आएगा या इस सर्किट से अर्थ को जाएगा। रुकिए पहले ध्यान से, ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल क्या होता है बेटा, सेल से जब चार्ज निकलता है बेटा, मान लीजिए Q अमाउंट ऑफ चार्ज, तो ये चार्ज आएगा, इस पे स्टोर होगा, और वही चार्ज इस पे स्टोर होगा। फिर क्या होता है, अगर आप सोच लेते हैं, गलती से आपके दिमाग में ये लगता है कि सर चार्ज यहाँ से थोड़ा बहुत अर्थ को जाएगा, बाकी चार्ज इधर जाएगा, तो ऐसा दिक्कत है, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सेल जितना चार्ज भेज रहा है उतना ही चार्ज इसको इधर से चाहिए। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम भेजता है तो 1 कूलम उधर से चाहिए। अगर ये चार्ज अर्थ को दे देगा तो कम ही चार्ज जाएगा ना, जो कि नेवर पॉसिबल। चार्ज कंजर्वेशन पर सेल भेजता है चार्ज, ठीक है? अच्छा आप बोल सकते हो सकता है चार्ज आ जाए, तो भैया चार्ज आएगा तो फिर इधर चार्ज ज्यादा जाएगा, जो कि फिर पॉसिबल नहीं है। जितना चार्ज इधर से भेजेगा उतना ही चार्ज इधर से चाहिए, तो कोई भी चार्ज आना जाना इसमें नहीं होगा। यहाँ से चार्ज अपना सीधा ऐसे निकल के Q चार्ज यहाँ ऐसे करके इधर। रुकिए पहले ध्यान से, तो अर्थिंग से ये मत समझना कि कोई चार्ज इधर आना जाना होगा, वो कुछ नहीं होना है। अब आप समझिए ध्यान से, अब आप सोचेंगे कि सर अर्थिंग का फायदा कहाँ मिला, चार्ज कोई आना जाना हुआ नहीं तो अर्थिंग का क्या फायदा हुआ? अर्थिंग से मुझे केवल इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाता है 0 वोल्ट। मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाता है 0 वोल्ट। रुकिए, अब ये 0 वोल्ट है, ये फैक्ट हो गया, समझ में आ गया कि ये 0 वोल्ट है। अच्छा एक बात समझो बेटा, कभी भी सीरीज में कैपेसिटर लगे होते हैं, जैसे 2 कैपेसिटर सीरीज में है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, C1 और C2। अगर मैं बोलूं बेटा 100 वोल्ट का सेल है, हमने सीरीज में पढ़ा था कि इसके जैसे चार्ज चलेगा, यहाँ चार्ज स्टोर होगा, सीरीज में तो सेम चार्ज यहाँ भी स्टोर होगा। अब क्या होता है बेटा, जो 100 वोल्ट का ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इनमें डिवाइड हो जाता है, थोड़ा इस पे और थोड़ा इस पे, यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इनमें शेयर हो जाता है। थोड़ा ये वोल्टेज खींच लेगा, थोड़ा ये वोल्टेज खींच लेगा, है ना? तो V1 + V2 = 100। अगर मान लीजिए कैपेसिटी इक्वल हो जाए तो सोचिए, सीरीज में चार्ज भी सेम जा रहा है, दोनों पे चार्ज सेम है और कैपेसिटी भी क्या है, सेम है, तो यानी वोल्टेज जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, यानी 100 वोल्ट जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 50 यहाँ और 50 यहाँ। बोलो क्लियर? उसी तरह से बेटा 100 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज है और ये चारों सीरीज में है, चारों क्या है, सीरीज में, और कैपेसिटी भी क्या है, इक्वल है। तो सोचो चार्ज भी सेम,
कैपेसिटी भी सेम, जो वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ, वही वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ, 100 वोल्ट जो है वो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 4 इक्वल पार्ट। तो हमें सॉल्व नहीं करना, हमें तुरंत पता चल गया सर यहाँ 25 वोल्ट होगा, यहाँ 25 वोल्ट होगा, यहाँ 25 वोल्ट होगा, यहाँ 25 वोल्ट होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है ना। अब सोचिए m और n का, m और ये देखिए m का पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ऑफ m। तो सोचिए बेटा यहाँ से यहाँ तक देखिए m का पोटेंशियल मैंने माना Vm, Vm यहाँ है और ये 0 है। तो सोचिए ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा फिर 25 और 25, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50। नहीं आ समझ में, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल है Vm और ये पोटेंशियल है 0, Vm माइनस 0, Vm माइनस 0 क्या इक्वल टू 50? समझ में आ रहा है? नहीं आया। सोचिए अर्थिंग से क्या फायदा मिला? अर्थिंग मुझे एक बात बता दिया यार, तुम किसी पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं बता सकते हो, लेकिन अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हें मालूम है तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल जरूर बता सकते हो। ये अर्थिंग से मुझे ये बताया जा रहा है कि बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। हाँ अगर 0 है तो मैं m और n दोनों के पोटेंशियल सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मुझे अर्थिंग नहीं देता और फिर बोलता m का पोटेंशियल निकालो तो वी आर अनेबल टू सॉल्व m का पोटेंशियल। तो क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखिए 25 प्लस 25 50, यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है, तो Vm की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। बोलो क्लियर? अच्छा चलिए n का पोटेंशियल, तो बोलेंगे सर चार्ज थोड़ा इधर से इधर, ये हाई होगा और ये लो होगा। 0 माइनस Vn इक्वल टू 50, यहाँ भी 25 यहाँ से तक पोटेंशियल 50 है, तो 0 माइनस Vn इक्वल टू 50, तो Vn इज इक्वल टू माइनस 50 वोल्ट। पहुंचो, आई बात समझ में? अरे बताओ घबराहट तो नहीं हो रही है? बोलो। हाँ नहीं है, अलग अलग है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, है ना। जैसे मान लो ये बोलता 5, ये बोलता 10, ये 15, ये 20। अब मुझे ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पहले मैं चार्ज निकालूंगा, इस पे चार्ज कितना है। इसके लिए चार्ज जो यहाँ से निकलेगा वही आएगा, तो पहले C इक्विवेलेंट निकालूंगा। अब Q बराबर C इक्विवेलेंट B से Q कितना निकल रहा है सेल से पता चल जाएगा। फिर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिखता V1 बराबर Q बाई C। आराम से कैसे बना समझ में आया सवाल? अगला सवाल डिफरेंट क्वेश्चन करा देते बेटा, जिससे आपको सब आइडिया लग जाए कि कैसे सवाल बनता है। अगला सवाल A का पोटेंशियल सॉल्व करना है। बेटा बात नहीं करो प्लीज। भाई अजीब, आराम से बेटा। कितना? अरे कुछ बोली तो थी। 10/3 वोल्ट एक पॉइंट का पोटेंशियल बन गया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। बेल्स, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल है, ये 0 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट। यहाँ से चार्ज चलेगा उतना ही चार्ज यहाँ आएगा,
अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या दोनों कैपेसिटर सीरीज की तरह है? कितना चार्ज स्टोर होगा पहले चार्ज निकालते हैं, कैसे करें भाई, कैसे करें? क्या Q बराबर C करंट इंटू V करेंगे? सोचेंगे 10 वोल्ट का बैटरी है, ऐसे समझ के चलना, 10 वोल्ट के बैटरी जो चार्ज निकला वो यहाँ वही यहाँ। चलो C करंट बताओ कितना है, सीरीज है तो प्रोडक्ट का दो ही कैपेसिटर है ना, तो प्रोडक्ट अपॉन एडिशन इनटू V कितना है 10 और 0 का डिफरेंस कितना है 10। चार्ज कितना है बेटा 100/3 माइक्रोकूलम। रुके रुके, चार्ज कितना है 100/3 माइक्रोकूलम, तो मुझे चार्ज मिल गया, वही चार्ज इस पर होगा। अच्छा देखिए ये 0 है तो ये प्लेट 0 वोल्ट पे, और ये A है तो VA पोटेंशियल होगा। मान लीजिए V है तो यहाँ पर इस प्लेट का पोटेंशियल VA, मुझे डिफरेंस निकाल लेना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा VA माइनस 0 VA, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है Q/C के इक्वल होता है बेटा, कैपेसिटर पे स्टोर्ड चार्ज Q और कैपेसिटी C है। तो चार्ज कितना 100/3 माइक्रो में और कैपेसिटी 10 माइक्रो में, माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, 10/3 वोल्ट। ए का पोटेंशियल होगा 10/3 वोल्ट। आया, लिखो लिखो, नेक्स्ट मिटा दो। भाई भाई बातें नहीं, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, अगला सवाल। अच्छा आपका कैपेसिटर फिनिश हो गया, बस डिफरेंट क्वेश्चन कराने हैं। कल मतलब कैपेसिटर के डिफरेंट क्वेश्चन भी चलेंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आप बना लेना। पहले मैं अपने तरीके से हर तरह का सवाल करा दूंगा जो कि जरूरी आपको जानने के लिए आपको बनना चाहिए। फिर परसों से करंट इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा डाउट पूछ लेना परसों, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगा। परसों शायद संडे है ना, मंडे से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बोले यार थोड़ा यहीं से रैम्बो की तरह उछले बिल्कुल दरवाजा तोड़ के बाहर, तब तो हम समझे कि तुम वाकई एकदम क्रिस 3 के हीरो हो। हाँ भाई चलिए चलिए ध्यान दीजिए, वो क्या नाम है हॉलीवुड वाला का, सिल्वर स्टोन क्या नाम है उसका? अरे वो सिल्वर स्टोन क्या नाम है उसका? हाँ बता तो रही है, बोलना जरा फिर से खुशी। सिल्वेस्टर स्टैलोन, खतरनाक। हाँ भाई बैठ देखिए, चलो चाचा, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी सॉल्व करनी है। चलिए आपको मौका दे रहे बेटा, आधा 1 मिनट आप लीजिए और इसको बनाइए। हाँ 3c/2, चलिए सही बता रहे हैं, 3c/2 आएगा। कैसे आएगा बेटा ध्यान दीजिए, देखिए इधर, अरे भाई फिर बातें शुरू। देखिए इधर बेटा, ये जो सवाल है
इसमें आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन सीरीज कौन पैरेलल है, बल्कि सीरीज पैरेलल है ही नहीं। कैसे? क्या ये सी और सी सीरीज में? नहीं सर, ये देखिए वायर जोड़ करके तीसरा कैपेसिटर लग गया। सीरीज में तो एक ही वायर जुड़ना चाहिए था, ये दोनों सीरीज में नहीं। क्या ये दोनों पैरेलल है? नहीं सर, ये लग गया। कोई सीरीज कोई पैरेलल नहीं है। लेकिन बेटा ये सवाल हम लोग ऐसा सवाल हम लोग सिमेट्रिसिटी मेथड से बनाते हैं। रुकिए पहले बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो मैं समझा रहा हूं। ऐसे सवालों को हम सिमेट्रिसिटी मेथड से बनाते हैं। सिमेट्रिसिटी में रूल क्या है ये सुनिए। यानी मैंने जो ये सवाल दिया वो सिमेट्रिसिटी वाला सवाल दिया है, और सिमेट्रिसिटी के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये जरा सुनिए। सिमेट्रिसिटी में बेटा हम दो एक्सिस पकड़ते हैं। पहले वो एक्सिस पकड़ते हैं, यानी सोचिए ये दोनों टर्मिनल हैं। अगर मैं इन दोनों टर्मिनल को एक लाइन से जोड़ दूं और इसे आईने की तरह सोचूं, आईने की तरह समझूं, तो देखिए बेटा ये आईना है, इसके इधर जो ऑब्जेक्ट है इसके पीछे इमेज लग रहा है। यानी सिमेट्रिसिटी में हमें एक्सिस देखना पड़ता है जो कि मिरर की तरह बिहेव करता है। सर्किट का आधा पोर्शन ऑब्जेक्ट लगता है और आधा पोर्शन उसका इमेज लगता है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिसिटी। रुकिए पहले ध्यान से। जैसे ये आईना है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज ये। इस कैपेसिटर का अपर हाफ प्लेट लोअर हाफ इमेज की तरह काम कर रहा है। तो एक तो ये आईना हुआ एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस बेटा ये होता है। देखिए ये भी सिमेट्रिसिटी इसके अबाउट भी है। अगर आप ये देखें ऐसे, ये मिरर है, सामने ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ध्यान दीजिएगा बेटा। अब ये देखिए ये आईना है, मिरर है, सामने ऑब्जेक्ट और ये इमेज। जैसे ये मिरर समझिए, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज। क्लियर हुआ? अब देखिए आप सोचिए सर यहाँ तो दो एक्सिस है, सिमेट्रिसिटी दिख रही है, हम कौन से एक्सिस प्रीफर करें? हम कहते बेटा अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि दोनों टर्मिनल जिसके अबाउट मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना, उस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है, तो हम आसानी से ये वाली सिमेट्रिसिटी प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली सिमेट्रिसिटी में साफ साफ कहा गया है ये वाली जो लाइन है बेटा वो दोनों टर्मिनल को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। इस वाले के अबाउट अगर सर्किट सिमेट्रिसिटी हो गया तो समझो बहुत अच्छा। अब कैसे बहुत अच्छा? कि इस लाइन पर जितने भी कैपेसिटर पड़ेंगे वो सब हटा दीजिए। इस लाइन पर, इस एक्सिस पर जितने भी कैपेसिटर पड़ेंगे वो सब उठा के फेंक दीजिए, या इसके पैरेलल में अगर कोई है तो उसे उठा के फेंक दीजिए। ये कितना अच्छा कंसेप्ट है। अगर सिमेट्रिसिटी वाली एक्सिस दोनों टर्मिनल जिसके अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाला उसके परपेंडिकुलर है तो बोला ये सबसे अच्छी सिमेट्रिसिटी वाली एक्सिस होती है। इससे क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। इसमें क्या होता है, ये वाली जो लाइन होती है इस पर जितने भी कैपेसिटर पड़ते हैं उनमें कोई चार्ज ही नहीं होता है, सिमेट्रिसिटी के कारण। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, ये मिरर है, अभी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जितना चार्ज आएगा इमेज में उतना ही चार्ज जाएगा, बस चार्ज की डायरेक्शन उल्टा दिखाते हैं। ये मिरर की तरफ जा रहा है तो मिरर से हमें जाएगा। अब जैसे इसमें जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इसमें होगा, लेकिन बस ये परपेंडिकुलर वाली जो सिमेट्री लाइन है बेटा इसमें चार्ज की डायरेक्शन केवल अपोजिट दिखाते हैं। मतलब ये मिरर की तरफ तो मिरर से हैव सम कॉमन सेंस। चार्ज इधर से एंटर करेगा तो चार्ज इधर से निकलना भी तो है। चार्ज इधर आएगा तो इधर से कैसे आ जाएगा? है ना, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो नेगेटिव टर्मिनल इधर, यहाँ से चार्ज इधर निकलना भी चाहिए। फिर जितना चार्ज इधर उतना ही चार्ज इधर। तो सोचिए इसको कोई चार्ज जाएगा ही नहीं, इसका चार्ज उतना ही निकल गया, इसका चार्ज उधर सामने निकल गया, इसको कोई चार्ज मिलता ही नहीं, इसको कोई चार्ज मिलता ही नहीं। तो कभी ऐसा हो कि दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको मिल गई इस सर्किट के अंदर, तो हम कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री ज्यादा प्रेफर करेंगे? जो परपेंडिकुलर वाली है। उससे क्या होगा, उस लाइन पर जितने कैपेसिटर मिलेंगे सबको क्या करेंगे? हटा देंगे, वो किसी काम के नहीं गए। तो बोलिए यहाँ पर कौन कौन से कैपेसिटर किसी काम के नहीं रहे हैं? ये वाला और इसको हटा दीजिए। आप जो सर्किट बनाएंगे वैसे बनाएंगे। ये ए है, ये सी, ये सामने सी, बेटा बात नहीं करो, ये सी, ये सामने सी, ये सी, ये सामने सी। लो जी हो गया।
अब इसी का इक्विवेलेंट सॉल्व करना है, काम खत्म। बेटा प्लीज सुनिए ना, समझिए ना, ये दोनों सीरीज में C और C सीरीज में कितना होगा, C/2 और तीनों का क्या हो गया, पैरेलल। तो C करंट कितना होगा, C/2 प्लस C/2 प्लस C/2। वी हैव कितना 3C/2। तो हम बोलेंगे सर C करंट होगा 3C/2। बात समझ में आई, लिख लीजिए। हाँ कौन है, हाँ बोलो सृष्टि। इसी क्वेश्चन को मैं इस वाले से बना के दिखाता हूँ। हाँ बेटा बातें नहीं, है? अच्छा देखिए, अब इसी सवाल को बेटा मुझसे कहा गया कि सर परपेंडिकुलर वाली सिमेट्री से तो आपने जल्दी बना दिया, चलो इससे बना के दिखाओ। ठीक है भाई, ये मिटा दे बेटा, मिटा दो। देखिए सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए प्लीज, आराम से। अब यहाँ पर बेटा मुझसे कहा गया सर इस वाले सिमेट्री के वर्ड बताइए कैसे बनाओगे। तो हम बोलेंगे अच्छा रुको, देखो कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, अगर इस वाले लाइन ऑफ सिमेट्री के वर्ड बतानी है मुझे, करंट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो बोले देखिए इसमें जो है ये वाला रूल नहीं चलेगा कि इस लाइन पर जो भी कैपेसिटर है उसमें चार्ज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें होता है, इसमें नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है बेटा, हम देखते हैं कि इस मिरर को, इस मिरर के सामने वो पॉइंट जिसका इमेज इसमें दिखाई दे रहा है, जैसे देखिए ये पॉइंट मैंने बोला M और ये पॉइंट बोला N, तो हमें पॉइंट्स ढूंढने होते हैं जो सिमेट्रिक होते हैं। क्या M और N सिमेट्रिक होंगे? देखिए ये मिरर है, इसमें कैपेसिटर नहीं देखेंगे, इसमें पॉइंट ढूंढेंगे। और ये पॉइंट और ये पॉइंट, सर ये ऑब्जेक्ट और इमेज है। देखिए सर ये ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, इमेज। सर ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो। तब बोले देखो बेटा, अगर ऐसा होता है कि ये मिरर जो दोनों टर्नर को, बेटा बात नहीं करो प्लीज, दोनों मिरर को मिला रहा है, अच्छा भाई, तो हमें देखना है कि ये पॉइंट का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इसका भी होगा। इसको बोलते हैं पोटेंशियल मेथड। यानी जब इस मिरर को देखेंगे इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के पोटेंशियल समझेंगे इक्वल है, मिरर इमेज की तरह। तो जैसे जितना एन पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही एन पॉइंट का पोटेंशियल, यानी एम और एन के पोटेंशियल सेम है। और कभी ऐसा होता है कि एम और एन के पोटेंशियल सेम है तो हम इसे फोल्ड कर सकते हैं, मतलब एम और एन सेम पोटेंशियल, इसे उठा करके एम एन से चिपका सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे। तो सोचिए मैं कैपेसिटर को फोल्ड करने जा रहा हूँ, ये सर्किट ऐसे फोल्ड करूंगा, सोचो ये यहाँ पर फोल्डिंग लगा दिया, ऐसे घूम सकता है और फोल्डिंग करता हूँ। देखना बेटा ये ए है, ये कैपेसिटर और फोल्ड करूंगा, बताना जरा, ऐसे फोल्ड करूंगा ताकि एम और एन एक ही पॉइंट पर आ जाए, एम और एन एक ही पॉइंट पर आ गया। अब पहले देखो बेटा, इसके इससे करके चिपकाओगे, सोचो इसको ऐसे करके फोल्ड करोगे तो ये कैपेसिटर इसके ऊपर पलट के ऐसे नहीं आ जाएगा, मतलब ये सी है तो दो कैपेसिटर पैरेलल में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताओ। फिर देखो ऐसे करके फोल्ड करोगे ना, ऐसे फोल्ड कर रहे, जब इसको इसके ऊपर चिपकाओगे तो ये कैपेसिटर इधर से इधर आ जाएगा, तो देखिए ये सी के ऊपर ये सी पैरेलल में ऐसे आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ भी सी, उसके पैरेलल में सी ऐसे आ जाएगा। अरे भाई बताओ, आप मुझे बताओ, सब लोग समझना, क्या सी और सी पैरेलल में 2C, ये मैं मिटा दूं और ये देखूंगा 2C, क्या सी और सी पैरेलल में 2C, क्या सी और सी पैरेलल में 2C, और अब देखो बीट स्टोन ब्रिज बन गया C/2C और C/2C, क्या रेशियो सेम है? रेशियो सेम है, तो हम बोलेंगे अक्सर ये पांचवा कैपेसिटर हटा दो। अब चलो बताओ बेटा, ये दोनों सीरीज C और C कितना, और 2C और 2C सीरीज, 2C और 2C सीरीज में कितना आएगा C,
दो आइडेंटिकल है तो 2c अपॉन दो लोग हैं तो 2c/2 में c जोड़ेंगे 3c/2 नहीं आया। क्या इसमें हमें मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा ज़्यादा? ऐसे मेहनत करना पड़ेगा। इसे मैंने बोला था कि परपेंडिकुलर वाला इजी पड़ता है, इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना होता है। जहाँ परपेंडिकुलर वाला सिमेट्री मिले बस बोलना बहुत अच्छा, मजा आ गया। आप देखो कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, प्लीज यार प्लीज। चाचा प्लीज। ओहो आराम से। चलिए देखते हैं, बिठाते हैं। बिठा दो बेटा। चलिए एक सवाल सिमेट्रिसिटी का आप बनाओ, ठीक है? The equivalent capacity. भैया बात कीजिए यार प्लीज। और c/3 पक्का? ये c क्या है? कहाँ है c? 2 माइक्रोफैराड 3/4 4/3 4/3। हाँ इसका सही आंसर है दरअसल 4/3। अच्छा बताइए सिमेट्रिसिटी वाली लाइन कौन सी होगी? ऐसे मान लूं या ऐसे मान लूं? अच्छा ये वाला सही रहेगा। अच्छा एक मिनट थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अगर हम ये वाला सिमेट्रिसिटी की लाइन माने तो क्या इस लाइन पर कोई कैपेसिटर आ रहा है? ये वाला नहीं आ रहा है, याद रखना। ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए तब होगा। ऐसा नहीं कि इसको तुम मान के हटा देना। ये इस लाइन पे नहीं है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है कैपेसिटर। और मैंने एक वर्डिंग बोला था, इस लाइन पर हो या इस लाइन के पैरेलल भी हो। इस लाइन के पैरेलल में कैपेसिटर है? अरे है। ये दो कैपेसिटर ऐसे हैं जो इस लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी के पैरेलल हैं। और जैसे ही लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी के पैरेलल हो या लाइन ऑफ सिमेट्री पर हो कैपेसिटर आ जाए तो हटा देना है। आओ मिलके इससे हटाएं और आओ मिलके इससे हटाएं। अब ये तीनों सीरीज और दोनों का पैरेलल 2 2 2 2/3 2 2 2 2/3 2/3 और 2/3 पैरेलल 4/3। दो चीज हो गया। नहीं आया? हाँ बोलो क्या समस्या क्या है? बोलो सर। बेटा मैंने क्या बोला? वैसे भी कर सकते हैं लेकिन हमें कैसे करना चाहिए? अगर परपेंडिकुलर सिमेट्री दिखे तो वही प्रीफर करना चाहिए। अरे भाई शांत प्लीज यार, ऐसे शोर बचाओगे। ध्यान दे देते। हाँ एक सेकेंड बोलो। अरे बेटा दोनों के अबाउट हो रहा है, इसके अबाउट भी और इसके अबाउट भी। लेकिन अभी 50 दफा बोला कि हमें कौन सा सिमेट्री प्रीफर करना चाहिए?
परपेंडिकुलर वाली अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बार बार तो मैं यही बोल रहा हूँ, नहीं आया समझ में? हाँ एक सेकंड। इस बच्ची का कोई कंफ्यूजन है, देखते हैं, हो सकता है आपको भी कुछ ऐसा ही कंफ्यूजन हो, सुन लेते हैं। बोलो बेटा। मैंने इस मेथड से नहीं किया है, मत करना। हमारा 3 घंटे का पेपर नहीं होता, 30 घंटे का पेपर होता है। एक सवाल बनाने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है, आराम से बनाओ। बोलो अब क्या करना बेटा, जल्दी बताओ। हाँ ऐसे वाला, ऐसे रहता है तो पोटेंशियल की नहीं, इसे ऐसे भी नहीं। हाँ बोलो। हाँ अरे तो दीदी वही है क्या करें बेटा, तेरे देखना है इधर आना, क्या करा बताना जरा। 1 मिनट, दीदी का कोई नया मेथड है, जरा आप सुनते हैं। ये कहाँ पर हाँ लगाया, क्यों हटाया? आंसर आना जरूरी नहीं है, मेथड क्या ये जरूरी है। आपने इसको हटा दिया, रीजन है कि क्यों हटाया? ये बीट स्टोन नहीं है बेटा, ये बीट स्टोन नहीं है। 5 होता उसमें, इसमें तो एक्सटेंड हो गया इधर, समझ गई? मैं कहता हूं कि आंसर आ जाता है कभी कभी, सही मेथड को पकड़ो।